नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। इसी बीच हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को कवर कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पूरा अभी जस्ट ये आप देख सकते हैं कि ये अभी फिर से शुरू हो गया है ये हमला। फिर एक धमाका हुआ। ये धमाका हो रहा है यहाँ पे, समझिए आप, ये एक बड़ा धमाका फिर से हो गया यहाँ पे। सायरन आप सुनिए यहाँ पे। हमारे खुद इस स्थान से मात्र कुछ ही दूरी पर ये हमला हुआ है, क्योंकि ये जब सायरन बजता है तो ये अपने आप को बताता है कि ये कहाँ पे, ये बहुत नजदीक में ही कहीं पर ये हमला हुआ है। एक बार फिर से यहाँ माहौल काफी गर्म हो चुका है और ये पुलिस की गारद जिसको हम लोग कहते हैं वो तेज हो चुकी है। लगभग सन्नाटा सा हो चुका है इस समय सारी रोड्स पे। आप देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें बार बार इसलिए दिखाता हूँ कि हमें यहाँ से मूवमेंट के लिए मना किया गया है साफ, क्योंकि यहाँ से दोनों तरफ पे ही लगातार बम गिरे हैं, मिसाइल्स गिरी हैं। और अब ये पुलिस की जो गारद है यहाँ पे, वो शाम से जब शुरू हो जाती है, इसका मतलब अब युद्ध किसी भी पल शुरुआत हो सकती है फिर से। युद्ध से मेरा तात्पर्य है कि मिसाइल्स कभी भी गिर सकती, तो हमें कहा जाता है कि आप अंदर जाएं। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे कई चैनल्स अपने आप में लगातार इस समय लाइव दे रहे हैं, तो ये सब समय ऐसा है क्योंकि ये प्राइम टाइम है, क्योंकि लगभग यहाँ शाम के 6:40 हो रहे हैं और ये वो समय है जब आपको सभी चैनल्स पे लाइव देना होता है। और आप देखिए कि ये पूरी रोड्स सन्नाटी हो जाती हैं। और अभी हमें पुलिस ने भी ताकीद की कि आप तुरंत यहाँ से अब जल्दी से जल्दी हटें। पूरे रोड पर इस समय पूरी तरीके से सन्नाटा है और अभी अलार्म बज चुका है, जिस अलार्म से हमें जो इस बात के लिए जानकारी दी जाती है कि अपने आप या तो बाहर आ जाइए और या तो फिर आप बंकरों में जाइए। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि बंकर में जाने से जिस प्रकार की घुटन और सफोकेशन होती है वो शायद मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो मैं इसलिए खुद इस समय बाहर आ गया हूँ। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, मैं आपको बताते चलूँ, ये वो बंकर है, इसमें लोग रह रहे हैं। और ये इस समय सब लोग, जब भी कोई सायरन बजता है तो हम सब लोग को इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इन बंकरों में, क्योंकि यहाँ पे जैसे कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं, आप देखिए, जहाँ पे इन बंकर्स के बीच में हम लोग जब भी कोई घटना होती है, जैसे बमबार्डिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम लोग को फिर सीधे ये बेसमेंट जैसा बना रहता है, इसको बंकर इसी को बोलते हैं। ये लोग हैं सारे, आप देखिए, लोग सब लोग बैठे हैं इस तरह से, और ये रात भर बैठे रहेंगे इस तरह के लोग। ये सब लोग जो है रात भर इस तरह से, आप देखिए, क्योंकि ये पूरे लोग हैं इस तरह से। आप देखिए, क्योंकि यहाँ तस्वीरें लेनी थोड़ी मना है, लेकिन इस प्रकार से बंकर है, आप देख सकते हैं। और ये लगातार कई सारे कमरे हैं इस तरह से। भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंध अब एक नए मजबूत और गतिशील दौर में प्रवेश कर चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपने पहले आधिकारिक द्विपक्षीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। 2 मार्च 2026 को दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने समझौता ज्ञापनों और प्रेस विज्ञप्तियों का आदान प्रदान किया। Members of both delegations, distinguished guests and friends from the media, we will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. The Right Honorable Prime Minister Mark Carney, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री कार्नी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। हम इसे एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखते हैं। पिछले वर्ष कनाडा में आयोजित G7 बैठक में उन्होंने मेरा और मेरी डेलीगेशन का
गर्मजोशी से स्वागत किया था। आज उसी आत्मीयता से उनका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके सीवी में 2 देशों की सेंट्रल बैंकिंग लीडरशिप लिखी हो। हमारी पहली बैठक से ही हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास और सकारात्मकता आई है। सहयोग के हर क्षेत्र में बढ़ते मोमेंटम का श्रेय मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री कार्नी को देता हूं। फ्रेंड, भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हम डायवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। उनके सुझाव हमारी आर्थिक साझेदारी का रोड मैप तय करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं। विथ कैनेडा एंड इंडिया इनोवेशन पार्टनरशिप वी विल टर्न आइडियाज इनटू ग्लोबल सॉल्यूशंस। पिछले महीने भारत में हुई एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता में कनाडा के बहुमूल्य योगदान के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्नी का आभार व्यक्त करता हूं। हम एआई के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कार्नी के लिए एनवायरमेंट कोई अलग एजेंडा नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हिस्सा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। कृषि में वैल्यू एडिशन, एग्री टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। इस दिशा में भारत में इंडिया कनाडा
पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और संबंधों की मैच्योरिटी का प्रतीक है। हम डिफेंस इंडस्ट्रीज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंजेज बढ़ाने पर काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज हमने इन्हें और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एआई, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इनोवेशन में आज कई यूनिवर्सिटीज के बीच नई पार्टनरशिप की घोषणा हो रही है। हम कनाडा की यूनिवर्सिटी द्वारा भारत में कैंपस खोलने पर भी सहमत हुए। इंडिजिनस और ट्राइबल कम्युनिटीज हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के बीच आज एमओयू किया गया है। फ्रेंड, भारत के लिए कनाडा इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण साझेदार है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनने में उनकी रुचि का हम स्वागत करते हैं। इससे हमारे मैरीटाइम सहयोग को नई गहराई मिलेगी। हम सहमत है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नवी मुंबई में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। प्रकाश में मेरे साथ उपस्थित महाराष्ट्र शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन बहन सुनेत्रा पवार जी, आज अभी अभी जिनकी ओजस्वी वाणी हम सबने सुनी, श्री बाबा हरनाम सिंह जी, श्री शरद राव ढोले जी, बाबू सिंह महाराज जी, महंत श्री रघुमुनि जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र चौहान जी, गिरीश महाजन जी, आशीष सेलार जी, मंगल प्रताप
लोढ़ा जी, गणेश नाइक जी, सुश्री अदिति तटकरे जी, श्रीमती माधुरी मिसाल जी, श्री रितु तावड़े जी, मेयर मुंबई की आई हैं यहां पर, श्री नितिन पाटिल, महापौर पनवेल, श्री प्रशांत ठाकुर और उपस्थित संगत में पधारे हुए सभी को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आज इस कार्यक्रम में देवेंद्र जी ने मुझे बुलाया है। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गुरुओं की सेवा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 350वें शहीदी दिवस को मनाने का निर्णय किया। ये पूरे भारत के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं भाई देवेंद्र फडणवीस जी का भी बहुत मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन कवन के युवाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की रचना की। हर गुरुद्वारा में जाकर, हर सिख परंपरा से जुड़ी बस्तियों में जाकर उन्होंने इस पर्व का महत्व समझाया। और नागपुर में, नांदेड़ साहिब में और मुंबई में इसी प्रकार के 3 विराट समागम कर फिर से एक बार नवे गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से जुड़ी हुई सारी जातियों को, समुदायों को फिर से गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन रखने के लिए यहां उपस्थित किया। इस मौके पर मैं आराध्य संत सेवालाल जी महाराज, पोहरा देवी माता, ये दोनों को भी आदर पूर्वक नमन करता हूं। और संत नामदेव जी महाराज, जिनके रचे हुए पद आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़े जाते हैं, गाए जाते हैं, उनको भी बहुत मन से मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हम सब आज यहां 350 साल पहले गुरु जी ने दी हुई शहादत को नमन करने के लिए आए हैं। बाबा जी ने मेरा एक वाक्य मैंने वीर बाल दिवस पर बोला था, वो यहां अपने वक्तव्य में बताया। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी, मगर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, अगर 9वें गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म और हिंदुओं को बचाने के लिए शहादत न देते तो आज विश्व में कोई हिंदू बचा नहीं होता। वो सारे देश ने मानना चाहिए। और न केवल संगत के लोग, पूरा भारत और विश्व भर में सनातन धर्म के सभी अनुयायी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं गुरु तेग बहादुर जी पर। कितने बड़े अन्याय, इतने बड़े अत्याचार, इतने बड़े जुल्म के खिलाफ उन्होंने हिंदू धर्म बचाने के लिए बड़ी क्रूरताएं झेलकर, यातनाएं झेलकर अपनी शहादत दी। और इसी के कारण भारत को एक मजबूत सामना करने की हिम्मत मिली और बाद में दशम पिता ने लड़ाई को आगे बढ़ाया। इसलिए दशम पिता ने किया
कहा, धर्म हेत सका जिन किया, शीश दिया पर सिरार न दिया। इसका अर्थ है अपने शीश का त्याग कर दिया, बलिदान दिया, मगर कभी अपने धर्म और सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। और यही सिख गुरुओं की परंपरा आगे जाकर पूरे भारत का आधार बनी। सिख परंपरा का मूल एकता, बंधुत्व, समावेश और वीरता रहा, और गुरु ग्रंथ साहिब में इसी समावेश तत्व को उन्होंने समावेश किया है। संत नामदेव जी, नरसिंह मेहता, कबीर साहब, रविदास जी, कई सारे गामी निनामी संतों के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में जगह देने का काम दसम पिता ने किया। और गुरु घर में शब्द और संत दोनों अलग नहीं है, यही सिख परिवार की साझी आत्मा है। और आज मैं महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं कि सालों के बाद वंजारा समाज, वारकरी परंपरा, सिंधी समाज, सिकलीकर समाज, लबाना समाज, मोहियाल समाज, वाल्मीकि समाज और उदासीन परंपरा को फिर से एक बार गुरु साहब के साथ जोड़ने का आपने काम किया है। देश भर में कार्यक्रम हुए, परंतु ये सारी परंपराओं को फिर से गुरु तेग बहादुर जी के साथ जोड़ने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। संगत से मेरा अनुरोध है कि एक बार जयकारा लगाकर महाराष्ट्र सरकार के इस प्रयास का हम समर्थन करें। गुरु नानक देव जी ने मानवता के 3 सरल परंतु गहरे सिद्धांत हम लोगों के दिए। नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। भगवान का नाम का जाप करते रहिए, भगवान की आराधना करिए, कीर्तन करिए और साथ में बैठकर भोजन करिए। ये भोजन तक सीमित नहीं है, ये साझीदारी को बताता है। और यही परंपरा आगे जाकर लंगर और साझा चूल्हा में परिवर्तित हुई और मुगलों के सामने लड़ने की एक बहुत बड़ी ताकत यहां से मिली। और भारत की हजारों वर्ष की परंपरा को गुरु नानक देव जी महाराज ने एक नया जीवन देने का काम किया। और गुरु तेग बहादुर जी भी यही परंपरा के अनुयायी रहे। उन्होंने वंशकों का ही विस्तार किया। इनका अर्थ है अपना सुख, अपना साहस, अपना जीवन समाज के साथ बांटना। और मित्रों, आगे मैं बताऊंगा, जब पूरे समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अपने साहस का प्रदर्शन करने का समय आया, गुरु साहब ने एक पल की भी देरी नहीं की। और गुरु तेग बहादुर जी ने जो कहा था वो कर दिया। 1664 में लबाना समाज के बाबा माखन शाह जी ने सच्चे गुरु की खोज की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।